जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग शुरू करेंगे खनिज एवं ऊर्जा। खनिज एवं ऊर्जा संसाधन, ये PYQ है पिछले लगभग 20 सालों का। और ये इसका क्वेश्चन यूपी मतलब पिछले एग्जामों में RO में आ चुका है। यूपी PCS में भी आ चुका है, यूपी PCS। और ये है यूपी पेट में भी, यूपी SI में भी, यूपी लेखपाल में भी, यूपी पुलिस में भी। यानी यूपी के लगभग बहुत सारे एग्जामों में आया है। ऑलरेडी इसमें नीचे लिखा हुआ है। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए इसे स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कोयला आधारित बिजली संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो इसमें दो है, इसमें है दादरी और सिंगरौली। दादरी और सिंगरौली, तो इसका आंसर होगा बी, दादरी और सिंगरौली, जो कि कोयला आधारित बिजली संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। और ये क्वेश्चन है 2000, लेटेस्ट क्वेश्चन है, 2021 में RO में ही आया था। उसके बाद से ये री एग्जाम, दूसरा एग्जाम है RO का, जो होने वाला है 27 जुलाई 2025 में, ये जो होने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में कोयला आधारित संयंत्र, बिजली संयंत्र की संख्या कितनी है? 6 है। और ये क्रमशः सिंगरौली, दादरी, रिहंद, फिरोज गांधी। और ये कौन कौन है? दार्लीपल्ली उड़ीसा, सिंगरौली सोनभद्र जो कि यूपी में है, दादरी गौतम बुद्ध नगर ये भी यूपी में है, रिहंद सोनभद्र ये भी यूपी में है, और फिरोज गांधी ऊंचा नगर रायबरेली यूपी में है, टाडा अंबेडकर नगर ये भी यूपी में है, विंध्याचल ये है मध्य प्रदेश में। तो ये हो गया दार्लीपल्ली उड़ीसा, सिंगरौली सोनभद्र, दादरी गौतम बुद्ध नगर, रिहंद सोनभद्र, फिरोज गांधी ऊंचाहार रायबरेली, टाडा अंबेडकर नगर, विंध्याचल मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना। सूची 1 में क्षेत्र है और सूची 2 में खनिज है। तो कौन सा खनिज किस क्षेत्र में है ये देखते हैं। तो सोनभद्र का ये चूना पत्थर। और मिर्जापुर में क्या है? नॉन प्लास्टिक फायर क्ले। ललितपुर में तांबा। और इलाहाबाद में शीशा बाबू। इसका आंसर होगा डी, A4 B2 C1 D3। यहाँ पे दिया है। सोनभद्र में क्या है? चूना पत्थर। प्रयागराज में सीसा बालू। ललितपुर में तांबा। मिर्जापुर में नॉन प्लास्टिक फायर क्ले। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार पाए जाते हैं। तो कोयले के भंडार कहाँ पाए जाते हैं? सिंगरौली में पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि सोनभद्र के सिंगरौली क्षेत्र में कोयले के भंडार पाए जाते हैं। कोयले के प्रमाणित भंडार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का 9वां स्थान है। यानी कि उत्तर प्रदेश का देश में क्या है? 9वां स्थान है। और सिंगरौली कोयला क्षेत्र सोन नदी घाटी कोयला क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और इस क्षेत्र में मुख्यतः मध्य प्रदेश का सीधी जिला तथा अंशतः उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या है? अगला क्वेश्चन में भी सूची का मिलान करना है। और सूची 1 में खनिज लिखा है और प्राप्ति के प्रमुख क्षेत्र, यानी कि ये खनिज कहाँ पाए जाते हैं। तो ग्रेनाइट बांदा में, डोलोमाइट सोनभद्र में, सिलिका सैंड प्रयागराज में, बॉक्साइट चित्रकूट में। तो इसका आंसर होगा ये बी, A3 B1 C4 D2। एक बार और देख लेते हैं, ग्रेनाइट कहाँ पाया जाता है। तो ग्रेनाइट पाया जाता है बांदा में। ग्रेनाइट हो गया बांदा में, डोलोमाइट हो गया सोनभद्र में, सिलिका सैंड हो गया प्रयागराज में, बॉक्साइट हो गया चित्रकूट में। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के निम्न जनपदों को उनमें पाए जाने वाले खनिजों से सुमेलित कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। तब फिर अभी सोनभद्र में देखा था क्या? चूना पत्थर। ललितपुर में तांबा। प्रयागराज में सिलिका। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन होगा आंसर का सी। एक बार और देख लेते हैं क्या है कि उत्तर प्रदेश का ये जो बांदा, ललितपुर, सोनभद्र
प्रयागराज के पठारी क्षेत्र में पाए जाते हैं, सोनभद्र में चूना पत्थर या उसे संबंधित खनिज पाए जाते हैं। ललितपुर में तांबा का उत्पादन होता है, जबकि सिलिका सैंड का उत्पादन उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान, यानी कि उत्तर प्रदेश सैंड सिलिका में प्रथम स्थान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सोनभद्र जनपद में निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी पाई जाती है? यूरिया, एंडालुसाइड, पायराइड और डोलोमाइट। तो इसका आंसर बी होगा 2, 3, यानी कि ये यूरिया नहीं पाया जाता। 2, 3, 4 यानी कि एंडालुसाइड, पायराइड, डोलोमाइट ये सब पाया जाता है। ये तो बहुत पुराना क्वेश्चन है, 2003 का यूपी पीसीएस में पूछा था। तो भारत के कुल खनिज उत्पादक 3.7 उत्तर प्रदेश करता है। सोनभद्र जनपद में एंडालुसाइड, पायराइड्स, डोलोमाइट एवं मिर्जापुर में संगमरमर, चूना पत्थर ललितपुर में, तथा ललितपुर में क्या यूरेनियम का रॉक, फास्फेट, तांबा, डायस्पोर, प्लेटिनम और पैलेडियम, ग्रेनाइट आदि खनिज पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है? तो ललितपुर में। उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है? तो ललितपुर में, और ये 2016 और 2007 में पूछा गया है। ये यूपी पीसीएस मेंस में और यूपी पीसीएस प्री में 2007 में पूछा था। इसका व्याख्या देखते हैं। तो यूरेनियम प्राकृतिक में पाए जाने वाले सभी तत्वों में सबसे भारी तत्व है, जो उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में पाया जाता है। इसकी खोज 1789 में क्लापरूड द्वारा पिच ब्लेड नामक अयस्क से की गई और 1896 में हेनरी बेक्वेरेल ने इस तत्व की रेडियो एक्टिवता की खोज की थी। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज तो कौन है? लाइमस्टोन और डोलोमाइट, क्योंकि अभी पीछे भी देख चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्रेनाइट पट्टियां तथा स्लेट बनाए जाते हैं किससे? मतलब कहाँ बनाए जाते हैं? तो ललितपुर में बनाए जाते हैं। ग्रेनाइट की पट्टियां और स्लेट ललितपुर में बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित है तो नरौरा में। कहाँ पे? नरौरा में, जो कि 2007, 10, 94, 13, 2006 में पूछा गया है बहुत सारे कई बार। तो नरौरा परमाणु शक्ति परियोजना उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में है। तो बुलंदशहर जिले के नरौरा नामक स्थान पर गंगा के निकट स्वदेशी डिजाइन से बना हुआ है और यहाँ पे 440 मेगावाट क्षमता वाले 2 रिएक्टर हैं, जो कि 91, 92 में कार्यरत है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, रामपुरा जो भारत में प्रथम गांव अपना सौर ऊर्जा प्लांट लगाने वाला बना, वह कहाँ स्थित है? तो वह है उत्तर प्रदेश में। कौन सा? रामपुरा। तो रामपुरा जो भारत में प्रथम गांव है, वो उत्तर प्रदेश में है, जिसका सौर ऊर्जा प्लांट है और वह बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित है। नॉर्वे की सहायता से 31.5 लाख रुपए से 8.7 किलोवाट का पावर प्लांट लगाया गया, जिसमें 69 ग्रामीण क्षेत्रों को बिजली की सप्लाई की जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? इसमें भी सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है और सूची 1 में है नाभिकीय शक्ति केंद्र और दूसरे में है स्टेट, मतलब कौन सा नाभिकीय शक्ति किस राज्य में है। तो ये तारापुर आपका महाराष्ट्र में है, फिर नरौरा उत्तर प्रदेश में भी देख लिया, फिर उसके बाद से कोटा राजस्थान में। एजुकेशन के लिए बहुत जाना जाता है ये नीट और ये आईआईटी की तैयारी के लिए कोटा में, तो कोटा से ये भी हो गया, कोटा राजस्थान। और ककरापुर है गुजरात में। तो कोटा हो गया कहाँ? कोटा राजस्थान, तारापुर महाराष्ट्र, ककरापुर गुजरात और नरौरा हो गया उत्तर प्रदेश। तो इसका आंसर होगा भी। आगे बढ़ते हैं, एक बार और देख लेते हैं इसका। तो नाभिकीय संयंत्र रावत भाटा, ये जो कोटा है राजस्थान में, तारापुर नाभिकीय संयंत्र महाराष्ट्र में है, ककरापार नाभिकीय संयंत्र गुजरात में है, नरौरा नाभिकीय संयंत्र उत्तर प्रदेश में और कैगा कर्नाटक में। कैगा कर्नाटक, यहाँ से कैगा कर्नाटक, ऐसे भी याद रख सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन ये भी है, सूची 1 को 2 से मिलाना है। इसमें स्टेट है, इसमें अणु शक्ति केंद्र यानी कि परमाणु पावर सेंटर बताना है। तो सेम वही अभी देखा, नरौरा का उत्तर प्रदेश में क्या है? नरौरा। कर्नाटक का कैगा देखा ही था अभी पिछले क्वेश्चन में। और ये रावत भाटा राजस्थान में, गुजरात में ककरापुर, यानी सेम क्वेश्चन हो गया। ये कब पूछा है? 2002 में पूछा था। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में पहला तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र, तो ये है रिहंद बांध पे बना है। किस बांध पे? रिहंद बांध पे। ये है 2019 का क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो ये एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका। सोनभद्र जिले में स्थित गोविंद वल्लभ पंत सागर या रिहंद बांध पर देश का सबसे बड़ा और उत्तर प्रदेश का पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बना है, और जो कि 150 मेगावाट का क्षमता रखता है वो। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय चैम्बर ऑफ उद्योग वाणिज्य उत्तर प्रदेश स्थित है कहाँ? आगरा में। राष्ट्रीय चैम्बर ऑफ उद्योग एवं वाणिज्य आगरा में स्थित है। और इस चैम्बर की स्थापना तो 1949 में हुई। कब हुआ? 1949 में इसका स्थापना हुआ। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को सिरामैटिक सिटी कहा जाता है? सिरामैटिक सिटी तो वो है खुर्जा को। तो खुर्जा क्या है? भारत के उत्तर प्रदेश राज्य बुलंदशहर जिले में स्थित है, और खुर्जा सिरामैटिक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। फिर आगे कुछ और देख लेते हैं। प्रयागराज में क्या? प्रयागराज पहले जो इलाहाबाद हुआ करता था, यह प्राचीन नगर गंगा यमुना और सरस्वती के संगम के लिए प्रसिद्ध है, जहाँ पे प्रयागराज में अभी 2025 में कुंभ मेला आयोजित हुआ था। लगभग 65 करोड़ से अधिक लोग यहाँ पे स्नान करने आए थे, तीर्थ यात्रा करने आए थे, मेला करने आए थे। अगला, लखनऊ में नवाबों का शहर कहा जाता है लखनऊ को, और मुंबई सपनों का शहर है। आगरा सिटी ऑफ ताज के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नाव की शक्ति संयंत्र तो उत्तर प्रदेश में देखा भी पीछे नरोरा में है। कैगा कहाँ है? कैगा कर्नाटक में है, कर्नाटका। ये देखा। ककरा पार कहाँ था? तो ककरा पार यहाँ पे हमने देखा, ककरा पार इधर, किधर गया भाई? ये रहा ककरा पार, ये रहा गुजरात में। ककरा कहाँ हो गया? गुजरात में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सॉरी। तो नरोरा हो गया उत्तर प्रदेश, कैगा कर्नाटक, कलपक्कम तमिलनाडु, और ककरा गुजरात में। कलपक्कम तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश में किस जिले में सर्वप्रथम सोलर ऊर्जा संयंत्र लगाया गया था? यह है अलीगढ़ में। और अलीगढ़ जिले में हरदुआगंज नामक जहाँ पे 660 मेगावाट का सोलर ऊर्जा संयंत्र प्रारंभ किया गया, और इसका निर्माण जापानी कंपनी है तोशिबा। कौन सी कंपनी है? तोशिबा। और ये क्वेश्चन 2016 में लोअर पीसीएस में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा के विकास के लिए वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना 1983 में की गई। कब? 1983 में। तो उत्तर प्रदेश के ऊर्जा स्रोत विभाग के अधीन एक स्वायत्त शासी संस्था के रूप में वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना 1983 में की गई थी, और उसके बाद से विभिन्न कार्यक्रम होता था, जैसे सोलर कुकर, सोलर वाटर हीटर, सोलर प्रकाश यंत्र, सोलर पावर पेसिंग आदि पारंपरिक ऊर्जा के दोहन हेतु उपयुक्त तकनीकों के विकास एवं प्रसार के लिए विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में वह कौन सा एकमात्र क्षेत्र जहां तांबा पाया जाता है? तो एकमात्र क्षेत्र वह है ललितपुर। कौन सा है? ललितपुर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें ये भी देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में सोनराई यानी कि तराई क्षेत्र में पाया जाता है, और तांबा मुख्यतः आग्नेय और अवसादी चट्टानों से मिलता है। कौन से चट्टानों से? तो आग्नेय और अवसादी चट्टानों में मिलता है, और 3 से 6% तक तांबा पाया जाता है। कहाँ? ललितपुर। और ललितपुर जिले में ही यूरेनियम के सीमित भंडार की खोज भी की गई है। अगला क्वेश्चन 2015 का है, ये 2015 में पूछा है, मथुरा, डिगबोई और पानीपत में परिष्करणशालाएं किसके द्वारा स्थापित की गई थी? यह है इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा। किसके द्वारा? इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा। क्या? तो मथुरा, डिगबोई और पानीपत में परिष्करणशालाएं स्थापित की गई। अगला क्वेश्चन, बेराइड तथा एंडालुसाइड उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाए जाते थे? यह है सोनभद्र में। कहाँ पाए जाते हैं? सोनभद्र में। तो उत्तर प्रदेश के खनिज संपदा में धनी राज्य है। यहाँ विंध्य क्षेत्र की पर्वत श्रृंखला, बुंदेलखंडी क्षेत्र, हिमालय श्रेणी के निचले क्षेत्र तथा नदियों में विभिन्न प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। और इस प्रकार उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले कुछ खनिज और उनके प्राप्ति ये नीचे दिए हुए हैं। क्या है? तो सोनभद्र में डोलोमाइट, ये आप लोग लिख के याद कर लें क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है ये। सोनभद्र डोलोमाइट, बेराइट, एंडालुसाइड, पायराइट्स। फिर मिर्जापुर में, तो मिर्जापुर में आपका हीरा
एंडालुसाइट, कैल्साइट, सैंडस्टोन, संगमरमर। और बादा में क्या है? ये चाइना क्ले, गेरू, डोलोमाइट, पोटास, हीरा। तो हीरा बादा में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रयागराज में पोटास और कांच बालू, पोटास और कांच बालू। ललितपुर में क्या है? सोना, बॉक्साइड, रॉक फॉस्फेट, लौह यूरेनियम, तांबा। लौह यूरेनियम तांबा, ये सब ललितपुर में हो गया। झांसी में क्या है? फेल्सपार, जिप्सम, डायस्पोर, सेल खड़ी। सेल खड़ी मतलब खड़िया, और पोटास। तो पोटास दो जगह है। तो एक तो पोटास यहाँ था झांसी में, झांसी में हो गया। और एक कहाँ पे है? तो एक पोटास प्रयागराज में। तो दो जगह है, प्रयागराज में भी पोटास है, पोटास और कांच बालू, और झांसी में भी है पोटास, जहाँ पे फेल्सपार, जिप्सम, डायस्पोर, ये सेल खड़ी मतलब खड़िया, ये है। तो ये खनिज में इतना ही, और आगे अब अगले लेक्चर में ये देखेंगे इतिहास का। यहाँ से इतिहास का भी देख लेते हैं, भारत का इतिहास। मतलब ये इतिहास से क्वेश्चन पूछे गए हैं बहुत सारे। तो इतिहास से पहला क्वेश्चन ये है, पहला क्वेश्चन देखते हैं इतिहास से। 1924 में संयुक्त प्रांत, जो कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश है, किस शहर में संपूर्ण भारत में क्रांतियों की बैठक बुलाई? तो ये है कानपुर। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो 1924 में संयुक्त प्रांत के कानपुर शहर में संपूर्ण भारत के क्रांतिकारियों की बैठक का आयोजन किया गया। और यहीं पे क्या, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की गई। सॉरी, जिसमें जिसके संस्थापक कौन कौन है? तो ये है सचिंद्र नाथ सान्याल, फिर राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेश चंद्र चटर्जी और चंद्रशेखर आजाद, ये लोग शामिल हैं। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस नगर में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना अधिवेशन हुआ? तो ये है इलाहाबाद में। तो सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ। और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस सर्वप्रथम अधिवेशन इलाहाबाद में आयोजित होता है, और उसके बाद से यह कांग्रेस का चौथा अधिवेशन था, जो वर्ष 1888 में संपन्न हुआ। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो जॉर्ज यूले थे। और 1892 में मतलब 1892 और 1910 में भी कांग्रेस का अधिवेशन इलाहाबाद में ही हुआ है। तो इलाहाबाद में क्या, कब कब? 1892 और 1910 में अधिवेशन हुआ। और बनारस में 1905 में। लखनऊ में कब कब हुआ? तो 1899 और 1916। और 1916 में ही कुछ याद करिए, जब गांधी जी आए थे, और फिर बिहार के राजकुमार शुक्ला आए थे, उनसे रिलेटेड कुछ घटनाएं हैं। फिर 1916 में हुआ है, फिर 1925 में। कहाँ? लखनऊ में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश में वैष्णववाद के सनकादि संप्रदाय का संस्थापक कौन? ये यूपी PCS मेंस में 2022 का क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है निम्बार्क। निम्बार्क क्या है? तो वैष्णववाद के सनकादि संप्रदाय के संस्थापक है निम्बार्क। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में वैष्णववाद के सनकादि संप्रदाय का संस्थापक निम्बार्क थे, और इस संप्रदाय के अन्य नाम हंस संप्रदाय, देवर्षि संप्रदाय, निम्बर्क संप्रदाय, ये सब प्रमुख नामों में गिना जाता है। और इस संप्रदाय का प्राचीन मंदिर मथुरा में, जो ध्रुव टीले पर स्थित है। इस संप्रदाय का सिद्धांत द्वैतवाद है। क्या है? द्वैतवाद। और इसी को भेदा भेदगत भी कहा जाता है। क्या? भेदा भेदगत। अगला क्वेश्चन, किस फ्रांसीसी यात्री ने काशी को भारत का एथेंस कहा है? तो कौन सा था? वो है वर्नियर। उसका नाम वर्नियर है, जो काशी को भारत का एथेंस कहा है। और ये मुगल राजकुमार दारा सिकोह के लिए एक चिकित्सक का के रूप में काम करता था। कौन? ये जो वर्नियर है, मुगल टाइम में, मुगल के समय में राजकुमार दारा सिकोह के लिए ये चिकित्सक का काम भी करता था। अगला क्वेश्चन, चंदावर के युद्ध में 1194 ईस्वी में राजा जयचंद मोहम्मद गोरी से पराजित हुआ। और चंदावार की वर्तमान में भौगोलिक स्थिति उत्तर प्रदेश के इटावा जनपद में यमुना नदी के तट पर है। मतलब ये आंसर भी है, उत्तर प्रदेश के इटावा जनपद में यमुना नदी के तट पर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये पूछा गया था UP PSC AE पेपर 2021 में।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल प्रदेश में स्थित है? तो ये हुलास, सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तर प्रदेश में स्थित कौन सा है? तो हुलास है, और हुलास प्रदेश के सहारनपुर जिले में अवस्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है कौन सा? रोपड़ पंजाब में, बनावली हरियाणा में, मांडा जम्मू एंड कश्मीर यानी जम्मू में स्थित है, और सेंधव कालीन स्थित है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्रांतिकारी काकोरी ट्रेन कांड? ये है खुदीराम बोस, दो लोग थे, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, जो कि 30 अप्रैल 1908 को किंग्स फोर्ट की गाड़ी पर बम फेंकने के आरोप में खुदीराम बोस को 11 अगस्त 1908 को लगभग 18 वर्ष की आयु में मुजफ्फरपुर जेल में फांसी की सजा दे दी गई। और काकोरी ट्रेन कांड में राजेंद्र लहरी, रोशन सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, और यही अशफाक उल्ला खां के नाम पे गोरखपुर में एक चिड़ियाघर बना है। फिर कौन? चंद्रशेखर आजाद ये थे। तो काकोरी ट्रेन कांड से कौन कौन जुड़े हैं? राजेंद्र लहरी, रोशन सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां और चंद्रशेखर आजाद। अगला क्वेश्चन, वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपदों में से कितने महाजनपद स्थित हैं? तो वो है 8। ये है RO 2021 में पूछा था, जो अभी एग्जाम होने वाला है, एग्जाम इससे पहले एग्जाम यही हुआ था 2021 RO। तो उसमें क्वेश्चन था क्या कि वर्तमान उत्तर प्रदेश में प्राचीनतम 16 महाजनपद में से कुल कितने महाजनपद स्थित है? 8 हैं। कितने? 8। तो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय के अनुसार 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व भारत में 16 महाजनपदों में बटा हुआ था, और इन महाजनपदों में उत्तर प्रदेश में 8 महाजनपद शामिल थे, जिनका नीचे दिया हुआ है विवरण। तो काशी का राजधानी वाराणसी, और वाराणसी के आसपास का क्षेत्र है, और ये है वत्स, जो कि कौशाम्बी राजधानी थी, और इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र है कौशाम्बी। कोसल की राजधानी श्रावस्ती, जो फैजाबाद के आसपास यानी अयोध्या के आसपास कह सकते हैं, अब तो नाम बदल गया है। मल जो है कुशीनारा यानी कि देवरिया के आसपास, जो ये कुशीनगर भी कहते हैं, तो देवरिया के आसपास यही कुशीनगर है, कुशीनारा। और चेदी का शक्तिमती बुंदेलखंड के आसपास का है, और कुरु इंद्रप्रस्थ जो मेरठ दिल्ली थानेसर के आसपास का क्षेत्र है। और सूरसेन मथुरा कैपिटल था सूरसेन का, और पांचाल का अही क्षेत्र जो बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद का के आसपास का ये क्षेत्र था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, और सूची 1 में उत्तर प्रदेश के प्राचीन जनपद हैं, और इसमें सूची 2 में राजधानी है। तो अभी कौशल का देखा क्या था? कौशल का ये हो गया साकेत, फिर पांचाल का अही क्षेत्र, पांचाल का अही क्षेत्र हो गया, फिर वत्स का हो जाएगा कौशाम्बी, वत्स का कौशाम्बी, फिर ये कुरु का हो गया इंद्रप्रस्थ, कुरु का क्या हो गया? इंद्रप्रस्थ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिसका आंसर हो जाएगा बी, A4, B3, C1 और D2। अगला क्वेश्चन, नवाब सुजाउद्दौला की बेगम का प्रसिद्ध मकबरा, बहू बेगम का मकबरा कहाँ है? तो ये है फैजाबाद में, जो कि अब नाम अयोध्या हो गया है। ये RO 2016 का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, जौनपुर के सरकी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये है हुसैन शाह। तो जौनपुर के सरकी वंश का अंतिम शासक हुसैन शाह। इस वर्ष की स्थापना मलिक सरवर द्वारा 1934 ईस्वी में किया गया था, और जौनपुर शहर में स्थापना हुई 14वीं शताब्दी में फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई मोहम्मद बिन तुगलक की याद में की थी, जिसका वास्तविक नाम जौना खान था। निम्न में से कौन एक 1924 कानपुर षड्यंत्र मामले में शामिल नहीं था? तो कौन कौन शामिल था? तो इसमें शामिल मुजफ्फरपुर अहमद, शौकत उस्मानी और नलिनी गुप्ता, ये तीनों लोग शामिल थे। और शामिल कौन नहीं था? MA अंसारी। 1920 के दशक में भारत में समाजवादी मार्क्सवादी विचारधारा का उदय हो रहा था, और उसके बाद से 17 मार्च 1924 के कानपुर षड्यंत्र का मामला भारत कम्युनिस्ट की क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंधित, ये कानपुर में मुजफ्फर अहमद, नलिनी गुप्ता, शौकत उस्मानी, SA डोंगे, ये लोग शामिल थे, और इन पे आरोप लगाया
लगाया गया कि ये सभी हिंसक क्रांतिकारी थे और ब्रिटिश भारत की संप्रभुता के प्रतीक को क्या कर रहे थे, ये चोट पहुंचा रहे थे। और ये लोग कहाँ गया, हाँ ठीक है। और ये जो एम ए अंसारी है ये कानपुर षड्यंत्र में शामिल नहीं थे। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में? मांडी, मांडी कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में, इसका आंसर उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अच्छा इसका एक बार एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं क्या है। मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में है, लगभग 15 यहाँ से 15 किलोमीटर दक्षिण में स्थित 15 किलोमीटर दक्षिण में स्थित मांडी गांव है। हड़प्पा सभ्यता का एक नवीन स्थल है। यहाँ खेत की जुताई के दौरान भारी मात्रा में सोने के छल्ले, मिट्टी के बर्तन, टुकड़े, ईंटें आदि मिले हुए थे और तीन अलग अलग आकार प्रकार के सोने के छल्ले मिलने से ऐसा अनुमान लगाया कि इसका प्रयोग मुद्रा के रूप में किया जाता होगा। ठीक है, और इस स्थान पर कोई टकसाल गृह रहा होगा, हाँ ऐसा माना जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शेर शाह सूरी अंतिम अभियान निम्नलिखित में से किस राज्य के विरुद्ध था? तो वो था कालिंजर का। किस पे? कालिंजर। शेर शाह सूरी का अंतिम विजय अभियान 1545 ईस्वी में कालिंजर के विरुद्ध था और इस अभियान के दौरान एक बम गोला फटने से उसकी मृत्यु हो जाती है। और कन्नौज का युद्ध 1540 में शेरशाह और हुमायूं के मध्य हुआ था, जिसमें शेरशाह विजयी हुआ था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पीय पुरा स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? तो कौन सा स्थित नहीं है देखते हैं। हुलास तो स्थित है, आलमगीरपुर स्थित है, मांडी स्थित है, यानी कि ये देसलपुर स्थित नहीं है। बी वाला ऑप्शन गलत है। अगला देखते हैं, इसका ये देखते हैं कि कौन कहाँ है अभी वर्तमान समय में। तो उत्तर प्रदेश में स्थित हड़प्पीय पुरास्थलीय आलमगीर मेरठ में स्थित सैंधव सभ्यता का सबसे पूर्वीय स्थल है। बड़गांव एवं हुलास सहारनपुर, हुलास कहाँ है? सहारनपुर में। मांडी है मुजफ्फरपुर नगर में और देसलपुर है गुजरात के कच्छ के रण में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कन्नौज पर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? तो ये है राज्यपाल, यानी कन्नौज पर महमूद गजनवी 1018 ईस्वी में आक्रमण के समय गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक राज्यपाल था और जो आक्रमण के भय से कन्नौज छोड़कर मतलब दुर्ग में जाकर छिप गया, बाड़ी यानी कि दुर्ग में जाकर छिप गया। और इसी कायरता की वजह से चंदेल शासक विद्याधर ने राज्यपाल को पराजित करके समाप्त कर दिया और यशपाल अंतिम गुर्जर प्रतिहार शासक कौन? तो अंतिम, अगर ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि अंतिम गुर्जर प्रतिहार शासक कौन था? तो यशपाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मध्यकाल में उत्तर प्रदेश के किस जनपद को शिक्षा का केंद्र होने के कारण सिराजे हिंद कहा जाता था? ये है जौनपुर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन क्या है। मध्यकाल में जौनपुर शिक्षा का एक प्रसिद्ध केंद्र होने के कारण इसे सिराजे हिंद कहा जाता था और शेर शाह सूरी एवं मलिक मोहम्मद जायसी ने जौनपुर में ही शिक्षा प्राप्त की थी। बीबी राजा बेगम का मदरसा जौनपुर में प्रसिद्ध शिक्षण संस्थान थी, जिसका निर्माण शार्की शासक महमूद शाह की पत्नी बीबी रजा ने करवाया था। तो किसने करवाया? तो महमूद शाह की पत्नी बीबी रजा ने करवाया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हो गया? तो ये है 1797 में। ये भी क्वेश्चन पूछा है RO 2021 का। तो कब? 1797 में, 1797 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों में आयोजित भारत राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के संदर्भ में सूची 1 और 2 को मिलान करना है। तो सूची 1 में स्थान है और सूची 2 में टाइम है, वर्ष है। तो मेरठ 1946, कानपुर 1925, लखनऊ में 1916 अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का और बनारस में
1905 पीछे देखा भी गया है। तो फिर से देखते हैं। मेरठ हो गया 1946, कानपुर हो गया 1925, लखनऊ हो गया 1916, बनारस वैसे दो तो याद ही होगा। कौन कौन सा? एक कानपुर का और एक लखनऊ का। लखनऊ को सबको याद रहता है ज़्यादातर। लखनऊ का 1916 में, कानपुर का 1925। आई थिंक 1925 में ही वो क्या नाम है, सरोजनी नायडू शायद कांग्रेस की अध्यक्ष भी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये है आंसर 3। ये एक्सप्लेनेशन दिया है कि मेरठ में 55वां ये 1946 में जेबी कृपलानी अध्यक्ष थे। हाँ, और कानपुर में ये हुआ है 41 था 1925 में सरोजनी नायडू, और लखनऊ में ये 32वां था 1916 में अंबिका चरण मजूमदार थे, और 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत उत्तर प्रदेश का प्रायः संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी के अलग अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया? तो 1833। 1833 यानी कि 1833 का गवर्नमेंट एक्ट आया था, उसी में ये अलग किया गया। तो 1833 में उत्तर प्रदेश में संपूर्ण क्षेत्र को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया, और यहाँ एक अलग गवर्नर की नियुक्ति हुई। उत्तर प्रदेश के कई क्षेत्र वर्षों तक बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन रहा, जहां गवर्नर जनरल का शासन था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? नहीं है, नहीं है। तो सुमेलित है कोयल अलीगढ़ में है, और महोत्सव नगर महोबा में है, महोदय श्री कन्नौज में है, लेकिन जोजाक भुक्ति कौशाम्बी में नहीं है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। किधर गया? ये रहा। तो कोल या कोयल अलीगढ़ में है, महोत्सव नगर महोबा में, महोदय श्री कन्नौज में, जिजाक भुक्ति बुंदेलखंड में है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नगर महोदय श्री के नाम से जाना जाता है? तो अभी देखा महोदय श्री को कन्नौज के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये 2015 में क्वेश्चन पूछा है। अगला क्वेश्चन, अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो ये है राजा चेत सिंह। कौन? राजा चेत सिंह, बनारस का विद्रोह। अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह ये 1780-81 की नेतृत्व राजा चेत सिंह ने किया। वारेन हेस्टिंग 1778 में राजा चेत सिंह से 5 लाख रुपए युद्ध कर के रूप में मांग रहा था, जिससे राजा चेत सिंह परेशान हो गए थे। और कहाँ गया? तो फिर क्या हुआ? ये रकम न देने पर वारेन हेस्टिंग ने उसे गिरफ्तार कर लिया। फलस्वरूप चेत सिंह ने सैनिक ने इस व्यवहार पर विद्रोह कर दिया, और हेस्टिंग ने इस विद्रोह को सरलता से दबा दिया। चेत सिंह के भतीजे महीप नारायण को राजा बना दिया, जिससे 40 लाख रुपए वार्षिक कंपनी को देना स्वीकार किया। अगला क्वेश्चन, काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई थी? गोरखपुर में। राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में फांसी दी गई थी, और किस षड्यंत्र के लिए? काकोरी षड्यंत्र केस के लिए। तो दिसंबर 1927 को पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में काकोरी षड्यंत्र के लिए फांसी दे दी गई, और 9 अगस्त 1925 को काकोरी षड्यंत्र के आरोप में राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लहड़ी, अशफाक उल्लाह खां, रोशन सिंह को भी फांसी दी गई। राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म ये कब हुआ था? 11 जून 1857 को शाहजहांपुर, जो कि उत्तर प्रदेश में है। और हाल ही में क्या सरकार काकोरी कांड के नाम को बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया। अच्छा किया जो भी किया। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में स्वाधीनता आंदोलन के समय ही एक अन्य एका बृहद जन आंदोलन प्रारंभ हुआ, जिसका नेतृत्व मदारी पासी ने किया। अवध का एका आंदोलन हरदोई जिले तथा उत्तरी पश्चिम के जिलों में 1921 के अंत में और 1922 के शुरुआत में मदारी पासी और उनके एक और भाई थे सहदेव ने मिलकर इसे चलाया, और आंदोलन चलाने के उद्देश्य लगान को नगद रूप से रूपांतरित करना था। और एका आंदोलन हरदोई बहराइच कहाँ चला? एका आंदोलन तो हरदोई बहराइच, बाराबंकी और सीतापुर, जो कि लखनऊ के पास चलाया गया। आंदोलन में सभा स्थल पर गंगा की सौगंध दी गई कि किसान निर्धारित लगान से 1 पैसे भी अधिक लगान नहीं देंगे।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई। ये लखनऊ 1936 में, 1936 में। इसमें क्या है व्याख्या, अप्रैल 1935 में संयुक्त प्रांत में किसान संघ की स्थापना हुई। इसी वर्ष एनजी रंगा और अन्य किसान नेताओं ने सभी प्रांतीय किसान सभाओं को मिलाकर एक अखिल भारतीय किसान संगठन बनाने की योजना बनाई। अपने इसी उद्देश्य को आगे बढ़ाते हुए किसान नेताओं ने 11 अप्रैल 1936 ईस्वी को लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की, जिसमें स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष और तथा प्रोफेसर एनजी रंगा को इसके महासचिव चुना गया। और अखिल भारतीय किसान सभा को जवाहरलाल नेहरू ने संबोधित किया और इस अधिवेशन में 1 सितंबर 1936 ईस्वी को किसान दिवस के रूप में मनाने का भी निर्णय लिया गया। कब? 1936 में किसान दिवस के रूप में मनाने का भी निर्णय लिया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी से रिलेटेड है। लखनऊ में स्थापित अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के महासचिव तेनजी रंगा भी पीछे देख लिए, ये यारो 2016 में पूछा है। उत्तर प्रदेश की संस्कृति का एक ऐतिहासिक पूर्व काल है, इसमें निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित है? तो कौन सा सम्मिलित है? तो बुद्ध भी है, राम भी है, नवाब भी है। ऐतिहासिक पूर्व काल में ये बुद्ध, राम और नवाब सम्मिलित हैं। इसका आंसर ये होगा। अगला क्वेश्चन, अवध राज्य का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ कब? 1856 में हुआ। तो अवध का अंतिम नवाब कौन? वाजिद अली शाह, जो कि 1847 से 1856, और इसी शासन काल में अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर 1856 में ब्रिटिश साम्राज्य में इसे मिला लिया गया। और कौन मिलाया? डलहौजी ने अपने यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लाप्से के तहत ये सर्वप्रथम 1848 में किसको मिलाया? सतारा को मिलाया। सतारा, फिर जैतपुर, फिर उदयपुर, झांसी, नागपुर, इन सबको मिला लिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मंगल पांडे सिपाही थे कौन से रेजिमेंट के? तो मंगल पांडे 1827-1857 बैरकपुर की सैनिक छावनी की 34वीं बटालियन बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की पैदल सेना के 1446 नंबर के सिपाही थे, और 1857 के क्रांति में ये अग्रदूत भी थे। तो इसमें तो कुछ दिया ही नहीं आंसर ही, मतलब इसमें कहीं 34वीं बंगाल बटालियन इन्फेंट्री दिया ही नहीं है, तो इसलिए कोई आंसर नहीं दिख रहा। और ये यूपी पीसीएस कानूनगो का एग्जाम था 2014 में पूछा है। अगला क्वेश्चन है, महलवाड़ी प्रणाली कहाँ लागू हुई? तो उत्तर प्रदेश में। तो महलवाड़ी व्याख्या, तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत, पंजाब, जो ब्रिटिश भारत के कुल भूभाग का 30% था। और महलवाड़ी का मतलब ये है जागीर या गांव, और इससे राजा यानी कि हर गांव या महल से कर लिया जाता था। कृषक के साथ, कहाँ गया ये राजस्व व्यवस्था में, प्रत्येक महल या गांव के साथ स्थापित की गई कृषक के साथ नहीं, ग्राम और महल पर आधारित भूमि व्यवस्था के साथ रैयत वाड़ी बंदोबस्त की नीतियों को मिलाकर लागू की गई थी, जिसमें हार्ट मैगेंची इसके जन्मदाता हैं। महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है कुशीनगर में, गौतम बुद्ध भगवान का, 2015 का क्वेश्चन है। और ये है कुशीनगर के अन्य मंदिरों जैसे रामा बहार स्तूप है, बिरला बुद्ध मंदिर है, राम जानकी मंदिर है। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं, महर्षि वाल्मीकि आश्रम स्थापित है कहाँ? बिठूर में। तो बिठूर उत्तर प्रदेश में कानपुर से 24 किलोमीटर दूर गंगा किनारे बसा एक गांव है। इस प्राचीन काल में ब्रह्मवत तीर्थ कहा जाता था, और रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि का आश्रम यहीं पर स्थित था। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई कुछ काल तक यहीं रही, और कार्तिक मास में यहाँ पर एक मेला लगता है जिसका नाम है कालपी जालौन में ही व्यास और नरसिंह टीले हैं। ऐसी मान्यता है कि व्यास टीले के स्थान पर ऋषि व्यास का आश्रम था, और नरसिंह टीले के स्थान पर राजा हिरण्यकश्यप का महल था, जहां प्रहलाद की रक्षा करने हेतु भगवान नरसिंह प्रकट हुए थे। और श्रावस्ती जैनियों के कुछ आश्रम हैं, भगवान बुद्ध भी इस स्थान पर कुछ समय तक रहे हैं। अगला क्वेश्चन, वह प्राचीन स्थान जहाँ 60,000 मुनियों की सभा
में संपूर्ण महाभारत कथा का वचन किया गया, तो वो है नैमिषारण्य, जो कि लखनऊ के पास है। अगला क्वेश्चन, नैमिषारण्य, अरे एक्सप्लेनेशन देखते हैं। नैमिषारण्य 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वचन किया गया। और नैमिषारण्य सीतापुर जनपद में स्थित है। पृथ्वी पर सत्य की स्थापना के लिए देवताओं ने यहीं पर वृत्तासुर के वध हेतु अस्त्र बनाने के लिए महर्षि दधीची से प्रार्थना की थी। नैमिषारण्य आध्यात्मिक विकास का केंद्र रहा है और यहाँ 88,000 कितना 88,000 ऋषियों की तपस्थली रही है। यह 30,000 तीर्थस्थल है। यहाँ 30,000 कितने 30,000 तीर्थस्थल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध नैमिषारण्य तीर्थ जनपदों में से किस एक में उपस्थित रहती है? सीतापुर में। अगला क्वेश्चन, इसमें सूची का मिलान करना है, तो इसमें ऐतिहासिक इमारत है और स्थान है। तो ऐतिहासिक इमारत में बौद्ध स्तूप कहाँ है? तो कुशीनगर में। और उसके बाद से जामा मस्जिद, तो जामा मस्जिद ये रहा मुरादाबाद में। फिर उसके बाद से कामदगिरी पर्वत कहाँ है? तो ये है चित्रकूट में। ये है चित्रकूट में। बचा कौन सा? तो ये बचा है 84 गुंबद, ये है जालौन में। इसका आंसर सी हो गया। इसका ये देखते हैं, तो 84 गुंबद जालौन में हो गया, जामा मस्जिद मुरादाबाद, बौद्ध स्तूप कुशीनगर और कामदगिरी पर्वत चित्रकूट में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें भी सूची का है। सूची का मिलान करना है, जिसमें पहले सूची में स्थान दिया, दूसरे सूची में स्मारक दिया है, जिसमें भग्नावशेष भी कहते हैं। तो कौशाम्बी में क्या है? तो कौशाम्बी में है आपका घोषिताराम मठ। कौन सा है? कौशाम्बी में घोषिताराम मठ। कुशीनगर में रामाभार स्तूप, अभी पीछे देखे कुशीनगर में रामाभार स्तूप है, ये 2010 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। और सारनाथ में क्या है? तो सारनाथ में है ये धमेक स्तूप। और श्रावस्ती में है सहेत महेत, श्रावस्ती में सहेत महेत। तो कौशाम्बी में हो गया घोषिताराम मठ, कुशीनगर में है रामाभार स्तूप, सारनाथ में धमेक स्तूप, श्रावस्ती में समेत रमेत। निम्नलिखित में से अमीर खुसरो किस स्थान से संबंधित है? तो ये हैं पाटियाली से। अमीर खुसरो किससे संबंधित है? पाटियाली से संबंधित है। इसका आंसर यही होगा। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम अबुल हसन यामिनुद्दीन मोहम्मद था। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले में पटियाली नामक ग्राम में हुआ। और खुसरो को हिंदुस्तानी खड़ी बोली का पहला लोकप्रिय कवि भी माना जाता है। और इन्हें तूतीय हिंद कहा जाता है। किसको? अमीर खुसरो को। सॉरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? कालपी नगर किस नदी के तट है? किस नदी के तट पर स्थित है? यह यमुना नदी के तट पर स्थित है। कौन? कालपी नगर। सॉरी। कालपी उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में यमुना नदी के किनारे स्थित है। यमुना बृहद चाप के आकार में प्रदेश के सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, इटावा, जालौन, हमीरपुर, बादा, फतेहपुर और प्रयागराज यानी 19 जिलों में बहती हुई प्रयागराज में गंगा से मिल जाती है। कौन? यमुना नदी। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवंत नगर। तो ये है प्राचीनतम जीवंत नगर वाराणसी है। कभी जाइए, बहुत अच्छा लगता है। वहाँ काशी विश्वनाथ बाबा की मंदिर है, भोलेनाथ है। आपको जाके वहाँ पे बहुत अच्छा लगेगा। शाम को आरती होती है, जबरदस्त शानदार। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवंत नगर वाराणसी है। वाराणसी संसार का प्राचीनतम, सब केवल भारत का ही नहीं संसार का प्राचीनतम बसे शहरों में से एक है। इसे बनारस, काशी भी कहते हैं। हिंदू धर्म में सर्वाधिक पवित्र नगरों में से एक वाराणसी को माना जाता है और इसे अवमुक्त क्षेत्र कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुप्त काल में टेराकोटा यानी कि पक्की मिट्टी ईंटों से बना भीतर गांव मंदिर कानपुर में है। कहाँ है? कानपुर में। भीतर गांव उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में स्थित है। यहाँ गुप्तकालीन मंदिर अवशेष उपलब्ध है। गुप्तकालीन वास्तुकला के सुंदर नमूनों में से एक है। और ईंटों का बना यह मंदिर अपनी सुरक्षित
उत्तर सांचे में ढली ईंटों के कारण विशेष रूप से प्रसिद्ध है। इसकी जो छत है शिखरमयी और बाहर की दीवारों में ताकों में मृड्यमयी मूर्तियां दिखाई पड़ती हैं। अगला क्वेश्चन, वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर का निर्माण रानी अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था। अहिल्याबाई ठीक है। फिर 2019 में जीरो क्या कहते हैं, मतलब उसका ठीक ठाक करवाना, जो भी है कॉरिडोर बनवाना, अभी के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करवाया। फिर यहाँ देखते हैं, काशी यानी कि वाराणसी को भगवान शिव की नगरी कहा जाता है। भगवान शिव 12 ज्योतिर्लिंगों में काशी विश्वनाथ मंदिर भी शामिल है। और काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में गंगा नदी के तट पर स्थित है। कहाँ? तो गंगा नदी के तट पे। और इस मंदिर का 35 वर्षों का लिखित इतिहास है। और बार बार के हमलों पर पुनः निर्मित किए जाने के बाद मंदिर के वर्तमान स्वरूप निर्माण कराएगा। और 1780 में इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने करवाया। कब? 1780 में इन्होंने। अगला क्वेश्चन, महर्षि वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मावर्त में स्थित था, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश। और वर्तमान के उत्तर प्रदेश कहाँ है? वेठूर में। और महर्षि वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मावर्त में स्थित है, जो वर्तमान में वेठूर है उत्तर प्रदेश में। और वाल्मीकि आश्रम वह स्थल है जहाँ ऋषि वाल्मीकि ने बैठकर महाकाव्य रामायण की रचना की थी। और यही वह स्थल है जहाँ माता सीता ने अपने निर्वासन के दिनों में शरण ली थी और अपने जुड़वा पुत्रों लव को उसका जन्म दिया था। कहाँ पे? तो वही बिठूर है। अगला क्वेश्चन ये रहा। और अगला क्वेश्चन है, आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो ये शाहजहां ने करवाया। तो आगरा के किले में स्थित मोती मस्जिद, जिसे चमकता हुआ मोती भी कहते हैं, का निर्माण शाहजहां ने करवाया। मोती मस्जिद को पर्ल मॉस्क, वही पर्ल मतलब मोती, की उपाधि दी गई। और शाहजहां ने इसे मस्जिद का निर्माण अपने शाही दरबार के लिए करवाया था। इसके शीर्ष पर 3 गुंबद का निर्माण, जिसे सफेद संगमरमर से किया गया है और जो देखने से अति सुंदर आकर्षक लगता है। और यहाँ गुंबदार खोखो से बनी, किससे बनी? खोखो से बनी एक श्रृंखला है, जिसका निर्माण मुख्य तौर पर हिंदू वास्तुकला से प्रेरित है। अगला क्वेश्चन है, फारुखाबाद में गंगा नदी के किनारे मुगल घाट का निर्माण किसने करवाया? तो मुगल घाट का निर्माण किसने करवाया? इसमें भी मतभेद है, जबकि ये 2018 में पूछा गया है। तो फारुखाबाद उत्तर प्रदेश का एक ऐतिहासिक शहर है, जिसमें गंगा यमुना तहजीब की परंपराओं को द्वारा परिभाषित समृद्धि संस्कृति है, जो हिंदू मुस्लिम सांस्कृतिक प्रथाओं, अनुष्ठानों, लोक भाषाई परंपराओं बंगस ने की थी। फारुखाबाद का नाम मुगलाबाद फारुखा सियार के नाम पर रखा गया। काशी की तरह यहाँ भी गली गली में शिवालय स्थित है। और काशी की तरह यहाँ पंचाल घाट यानी कि घटिया घाट पर ऐतिहासिक विश्राम स्थल और पक्के घाट बने हुए हैं। अगला क्वेश्चन, नृसिंह की सबसे ऊंची शैलोत्कीर्ण प्रतिमा कहाँ पाई गई थी? है दुधई। कहाँ पाई गई? दुधई में। तो उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में आने वाले दुधई गांव, कौन से जिले में? तो ललितपुर जिला में दुधई गांव है। नृसिंह भगवान यानी कि नृसिंह भगवान की सबसे ऊंची शैलोत्कीर्ण प्रतिमा प्राप्त हुई। यह 35 फीट ऊंची है और प्रतिमा का मुख शेर शरीर मनुष्य का दिखाई गया है, जो हिरण्यकश्यप का वध कर यहाँ पर गुप्त वंशी अनेक मूर्तियां मंदिर मौजूद है। अगला क्वेश्चन, कुशीनगर बौद्ध के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि गौतम बुद्ध यहाँ उनकी डेथ हुई थी, इसीलिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? कुशीनगर बौद्ध लोगों का एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। तो ये है रामभार। अभी ये तीसरा क्वेश्चन है, मतलब दूसरा क्वेश्चन है, पहले में एक्सप्लेनेशन दिया था। रामभार स्तूप। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बड़ा इमाम बाड़ा स्मारक कहाँ है? तो लखनऊ में है। कहाँ है? लखनऊ में। और बड़ा इमाम बाड़ा लखनऊ की एक ऐतिहासिक धरोहर है। इसे भूल भुलैया भी कहते हैं। इसका निर्माण असफुद्दौला कब कराया था? 1784 में करवाया था। और विशाल गुंबद हाल 50 मीटर लंबा है और 15 मीटर ऊंचा है। इस इमामबाड़ा में एक असरी मस्जिद भी है, जहां गैर मुस्लिम लोगों को प्रवेश की अनुमति नहीं है, यानी कि जो मुस्लिम नहीं वो वहां पे नहीं जा सकते। और मस्जिद परिसर में आंगन में 2 ऊंची मीनारें हैं।
अगला क्वेश्चन, घोषिताराम जहां बुद्ध कुछ समय के लिए रुके थे वो है जगह कौशाम्बी। कौन सी जगह है? वो है कौशाम्बी। तो घोषिताराम उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में स्थित है, प्रसिद्ध उद्यान था और घोषिताराम उद्यान महात्मा बुद्ध के निवास के लिए बनवाया गया। श्रेष्ठी घोषित का भवन कौशाम्बी नगर के दक्षिण पूर्वी कोने में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? एक मिनट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंशी प्रेमचंद का जन्म। तो ये है वाराणसी। कहाँ पे? वाराणसी। उपन्यास सम्राट प्रेमचंद की जन्म काशी वाराणसी के निकट लम्हे ग्राम 31 जुलाई 1888। और इनके पिता अजायब राय डाक मुंशी, जो कि डाक विभाग में नौकरी करते थे, और परिवार का पालन पोषण। और इन्होंने माधुरी मर्यादा पत्रिकाओं का भी संपादन किया और हंस जागरण नामक पत्र का प्रकाशन किया। भारतीय साहित्य जगत में इन्हें उपन्यास सम्राट की उपाधि से भी नवाजा गया। इनकी कुछ प्रसिद्ध कृतियां कौन है? गोदान, गबन, कर्मभूमि, प्रेमाश्रय, रंगभूमि, गबन, करबला, प्रेम की बेटी, सेवा सदन, मानसरोवर, ये सब कहानी है, कहानी संग्रह है। अगला क्वेश्चन, भव्य जैन स्तूप के अवशेष को कंकाली टीला के पास खोद कर निकाला गया, जो स्थित है मथुरा में। कहाँ स्थित है? मथुरा में। तो कंकाली टीला मथुरा में स्थित है। इस टीले पर कंकाली देवी का मंदिर है और इसका नाम कंकाली टीला 1890-91 में डॉक्टर फुहरर के नेतृत्व में यहाँ खुदाई हुई, जिसमें प्रसिद्ध भव्य जैन स्तूप भी प्राप्त हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह उत्तर प्रदेश में कहाँ है? तो शेख सलीम चिश्ती की दरगाह फतेहपुर सिकरी में। कहाँ है? फतेहपुर सिकरी में है। तो फतेहपुर, ये प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के पौत्र थे। सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सिकरी आगरा के समीप स्थित है और यहाँ पर अकबर द्वारा पंचमहल, बुलंद दरवाजा आदि प्रसिद्ध इमारतें भी बनवाई गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मथुरा के आसपास के क्षेत्र को क्या कहा जाता था? तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मथुरा के आसपास क्षेत्रों को शूरसेन कहा जाता था और इसकी राजधानी कैपिटल मथुरा थी। मत्स्य राजस्थान, जो कि वर्तमान समय में, और इसकी राजधानी विराटनगर है। पांचाल, जो कि वर्तमान में बरेली बदायूं है और इसका कैपिटल वही छत्र। अंग, जो कि आज बिहार में है, इसकी राजधानी चंपा। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में पहली बार 1887 में प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार हिंदुस्तान के संपादक, तो ये है मदन मोहन मालवीय। यह क्वेश्चन यूपी यानी कि पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया था 2018 में। तो 1887 में प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार हिंदुस्तान के संपादक मदन मोहन मालवीय। और ये मालवीय जी का जन्म 1861 में हुआ और इन्होंने बस 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। तो जो बनारस में हिंदू विश्वविद्यालय है वो 1916 में मदन मोहन मालवीय ने ही किया था। अगला क्वेश्चन, 6वीं सदी बीसी के दौरान उत्तर प्रदेश के किन क्षेत्रों में चेदी कहा जाता था? तो यह है बुंदेलखंड। तो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय के अनुसार 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व भारतवर्ष 16 महाजनपदों में बटा हुआ था और इस समय 8 महाजनपद। उत्तर प्रदेश में कितने महाजनपद शामिल हैं? तो 8। और इसका ब्यौरा फिर से ये रहा। फिर से एक बार और देख लेते हैं। तो काशी वाराणसी हो गया राजधानी, वत्स का कौशाम्बी, कौशल का श्रावस्ती, मल्ल का कुशीनारा, चेदी का शक्तिमती और कम्बोज का हाटक, सूरसेन का मथुरा, पांचाल का अहित क्षेत्र। ये 8 ये हो गए। अब ये अभी के टाइम कहाँ है? ये जो काशी है वाराणसी के आसपास है, वत्स इलाहाबाद के आसपास है, कौशल फैजाबाद के आसपास, जो कि आजकल नाम क्या हो गया? अयोध्या। मल्ल यह है देवरिया के आसपास का क्षेत्र, चेदी हो गया बुंदेलखंड के आसपास, कम्बोज हो गया राजौरी हजारा के आसपास और सूरसेन हो गया मथुरा के आसपास, पांचाल हो गया बरेली बदायूं और फर्रुखाबाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजा हर्षवर्धन ने डैश में भद्र विहार नामक ज्ञान के एक बृहद केंद्र की स्थापना की, तो वो है कन्नौज। कौन सा है? कन्नौज। तो राजा हर्षवर्धन ने कन्नौज में भद्र विहार नामक ज्ञान के एक बृहद केंद्र की स्थापना की थी।
और हर्ष के दरबार कवि बाणभट्ट। तो ये हर्ष के जो दरबारी कवि थे कौन है? बाणभट्ट, जिन्होंने हर्षचरित तथा कादंबरी की रचना की। तो किसकी? हर्षचरित और कादंबरी की भी रचना की। हर्षवर्धन ने 3 संस्कृत नाटक ग्रंथों का भी, वो भी कौन सा है ग्रंथ की रचना की? कौन? प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागादत्त की रचना की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये है अशोक स्तंभ की उत्कीर्ण किए हुए शेर का मुख जिसे भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया, ये कहाँ है? संग्रहालय में संरक्षित कहाँ है? ये है सारनाथ। तो सारनाथ में अशोक ने जो स्तंभ बनवाया था उसके शीर्ष भाग को शीर्ष चरमुख कहते हैं। उसमें 4 हैं, मतलब मूर्ति में 4 भारतीय सिंह पीठ सटाए हुए खड़े हैं। सारनाथ स्तंभ का यह शीर्ष भाग वर्तमान समय में सारनाथ संग्रहालय में रखा हुआ है और यह शीर्ष चतुर्मुख शीर्ष स्तंभ ही भारत सरकार का राष्ट्रीय प्रतीक है। कौन सा राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है? अगला क्वेश्चन है चंदेल शासक के दौरान उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जेजाक भुक्ति जय होटी के नाम से जाना? यह है बुंदेलखंड। तो जेजाक भुक्ति या जय होटी एक वीर प्रसूनी भूमि रही है। यह भूमि उत्तर प्रदेश तथा आंशिक रूप से मध्य प्रदेश में पड़ती है और कभी इस पर चंदेल राजाओं का शासन हुआ करता था। किसके? चंदेल राजाओं का। और अब यह बुंदेलखंड क्षेत्र के नाम से जानी जाती है। प्रतिहार साम्राज्य के पतन के बाद बुंदेलखंड की भूमि पर चंदेल वंश शासक का स्वतंत्र राजनीतिक इतिहास प्रारंभ हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत जिन्हें अब उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है और वर्ष 1921 में अपनी राजधानी से लखनऊ स्थानांतरित। तो कहाँ से? तो इलाहाबाद से लखनऊ बदल दिया। तो आगरा अवध के संयुक्त प्रांत जिन्हें अब उत्तर प्रदेश के नाम से जानते हैं, ये 1921 ईस्वी में इलाहाबाद यानी कि जो अब प्रयागराज हो गया है से लखनऊ स्थानांतरित हो गया। और वर्तमान समय में लखनऊ उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक विधायक राजधानी भी है और इलाहाबाद न्यायिक राजधानी है, क्योंकि वहाँ पे हाई कोर्ट इलाहाबाद में है इस समय, इसलिए। और उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय इलाहाबाद में स्थित है, जिसकी एक खंडपीठ लखनऊ में भी है, एक बेंच लखनऊ में भी है। अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध की माँ देवदह राज्य के शासक परिवार से थी, जो अब उत्तर प्रदेश के किस जिले में आता है? तो है गोंडा जिले में। तो महात्मा गौतम बुद्ध की मां का नाम महामाया था। वह देवदह राज्य के कोलीय वंशीय शासकीय परिवार से संबंध रखती हैं और देवदह राज्य वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में आता है। कोली गणराज्य पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के सीमा पर स्थित बुद्धकालीन गणराज्य था। अगला क्वेश्चन, वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवर्त में था, जो बिठूर में है। कहाँ है अब? पीछे भी ये क्वेश्चन देख चुके हैं, 2018 में पूछा भी गया है, ये बिठूर में है। अगला क्वेश्चन अब ये रहा। तो महर्षि वाल्मीकि आश्रम वह स्थल है जहाँ पे ऋषि वाल्मीकि ने बैठकर महाकाव्य रामायण की रचना की। और महर्षि वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मावर्त में था, जो वर्तमान में बिठूर है। और बिठूर का एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर स्थल है, जो उत्तर प्रदेश के कानपुर में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 जनवरी 1845 को उत्तर प्रदेश ने किस नामक पहला हिंदी समाचार, तो वो हिंदी समाचार पत्र निकाला जिसे गोविंद रघुनाथ ने संपादन किया, तो वो है बनारस अखबार। तो 1 जनवरी वर्ष 1845 को उत्तर प्रदेश राज्य से बनारस अखबार नामक का पहला हिंदी समाचार पत्र निकाला गया, जिसको गोविंद नारायण थत्ते ने संपादित किया। और अखबार के संचालक डायरेक्टर राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद थे। और हिंदी का प्रथम समाचार पत्र उद्यत मार्तंड था, और जिसका प्रकाशन 30 मई 1826 में कलकत्ता में शुरू किया गया। और इसके संपादक जुगल किशोर शुक्ल थे। और इसी उपलक्ष्य में 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस भी मनाते हैं। इसीलिए क्यों मनाते हैं? क्योंकि उसी दिन यह संपादित 30 मई 1826 को कलकत्ता में शुरू किया गया था। तो हिंदी पत्रकारिता दिवस 30 मई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भेड़ कुंभ जहां अर्जुन ने द्रौपदी से शादी करने के लिए मछली का निशाना बनाया, वो है फर्रुखाबाद। ये उत्तर प्रदेश में ही है। और ये कहाँ है? फर्रुखाबाद। तो भेड़ कुंड जहां अर्जुन ने पांचाल नरेश द्रुपद की पुत्री द्रौपदी से शादी करने के लिए मछली के आंख को निशाना बनाया, वो है उत्तर प्रदेश का फर्रुखाबाद जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
किस पंथ से संप्रदाय है, मतलब किस, तो वो है नाथ पंथ, आदित्यनाथ, योगीनाथ, जो भी है। तो योगी आदित्यनाथ का मूल नाम अजय सिंह बिष्ट है। इनका जन्म 5 जून 1972 उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में हुआ था। ये गोरखपुर के प्रसिद्ध गोरखनाथ मंदिर के महंत एवं राजनेता हैं। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के 21वें मुख्यमंत्री हैं। ये हिंदू युवाओं के सामाजिक सांस्कृतिक राष्ट्रवादी समूह हिंदू वाहिनी संस्थापक भी हैं और इनका संबंध नाथ पंथ संप्रदाय से है। सूफी कवि और अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के जिले में हुआ और वो है एटा। तो सूफी कबीर अमीर खुसरो का जन्म 1253 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के एटा जिले के पटियाली नामक ग्राम में हुआ, जो कि वर्तमान में कासगंज है। और किनकी बात चली? अमीर खुसरो, क्योंकि अमीर खुसरो से रिलेटेड 2 क्वेश्चन और ऊपर आ चुका है। तो इन्हें तबला और खड़ी बोली का आविष्कार माना जाता है और इन्हें 8 सुल्तानों का शासक सह देखा। तो बहू बेगम का मकबरा यह है फैजाबाद में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किस जिले के नवाबों का शहर? तो लखनऊ है नवाबों का शहर। और लखनऊ के वर्तमान स्वरूप की स्थापना नवाब असफउद्दौला 1775 ईस्वी में की और जो ब्रिटिश काल में अवध की राजधानी रही। लखनऊ अपनी खास नजाकत और तहजीब वाली बहुसांस्कृतिक दशहरी आम के बागों और चिकनकारी के लिए जाना जाता है। 2 चीजों के लिए, चिकनकारी और ये दशहरी आम। उत्तर प्रदेश में किस धर्म के अनुयायी सबसे कम है? तो ये है पारसी। अच्छा, वो उत्तर क्या नाम है, नगरीकरण जब हमने पढ़ा था तो उसमें हमने देखा था सबसे ज़्यादा क्या है, तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, फिर थे ईसाई, फिर जैन, फिर बौद्ध, ऐसे था। ये तो जनगणना के अनुसार था। उसके बाद अन्य भी था 0.6%, तो उसी में सबसे कम ये था पारसी। तो उत्तर प्रदेश में किस धर्म की अनुयायी सबसे कम है? तो पारसी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया भी है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ईसाई, फिर ये हो गया जैन, फिर बौद्ध, फिर अन्य, और अन्य में ये पारसी भी है। तो हिंदू 79.73, मुस्लिम 19.26 और सिख हो गए 0.32, ईसाई हो गए 0.18, जैन हो गए 0.11% और बौद्ध हो गए 0.1%, अन्य में 0.01% है। ये 2011 की जनगणना के अनुसार भी दिया है और ये 2018 में क्वेश्चन पूछा गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14वीं शताब्दी की प्रसिद्ध मस्जिद जिसे अटाला मस्जिद भी कहा जाता है वो है जौनपुर। अटाला मस्जिद जौनपुर। तो अटाला मस्जिद उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में स्थित है। अटाला मस्जिद की शारकी राजवंश इब्राहिम शाह सरकी ने 1408 में बनवाया और अटाला मस्जिद शारकी स्थापत्य शैली का उत्तम नमूना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अवध राज्य जिसे औध भी कहा जाता है पर 1722 से 1856 तक मुस्लिम शासकों का शासन था। अवध पर शासन करते समय शासकों ने निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि अपनाई? तो नवाब की उपाधि, इसलिए तो कहते हैं नवाबों का शहर लखनऊ। तो अवध के शासक के नवाब की उपाधि अपनाई थी और अवध की स्थापना 1772 में सादत खां बुरहान उल मुल्क ने की थी और अवध का अंतिम नवाब बाजिद अली शाह जो कि 1856 में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ब्रिटिश को अवध को ब्रिटिश शासन में मिला लिया गया। उत्तर प्रदेश के किस शहर में ऐतिहासिक स्मारक जैसे बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा, ये लखनऊ, देखते ही आपको आंसर पता चल गया होगा। ये 2022 का मंडी परिषद में क्वेश्चन पूछा था। और भी यहाँ पे क्या क्या है, तो भूल भुलैया है, इमामबाड़ा हो गया, छोटा इमामबाड़ा, भूल भुलैया हो गया। तो बड़ा इमामबाड़ा असफउद्दौला ने बनवाया और इसमें आसिफ मस्जिद भी है जहाँ पर गैर मुस्लिम का प्रवेश वर्जित है। कहाँ पे? आसिफी मस्जिद में गैर मुस्लिम का प्रवेश वर्जित है, जहाँ पे 2 ऊंची मीनार भी है। अगला क्वेश्चन, रामायण के रचयिता वाल्मीकि का आश्रम निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? ये है ब्रह्मावर्त, ये पीछे भी देख चुके हैं। तो क्या है ये? ब्रह्मावर्त, रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे शेरे बलिया के नाम से जाना जाता है? तो शेरे बलिया के नाम से जाना जाता है चित्तू पांडे को। किसको? चित्तू पांडे को। तो चित्तू पांडे भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और उन्हें शेरे बलिया के नाम से भी जाना जाता है और यही बलिया बिहार से सटा हुआ भी है,
मतलब सबसे पूर्वी जिला भी है उत्तर प्रदेश का। और बलिया में भारत छोड़ो आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और 19 अगस्त 1942 को बलिया में स्थापित अस्थायी सरकार भी इन्होंने बनाया था, चित्तू पांडे के नेतृत्व में। अगला क्वेश्चन, अवध की रियासत से उस प्रसिद्ध योद्धा बेगम का नाम क्या है जिन्होंने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के साथ होने वाली लड़ाई में भाग लिया? तो वो है बेगम हजरत महल। तो किसने भाग लिया? बेगम हजरत महल। तो लखनऊ अवध 1857 विद्रोह में 4 जून 1857 को उस समय अवध की रियासत की प्रसिद्ध योद्धा बेगम हजरत महल थी। उन्होंने अपने अल्पवयस्क बेटे बिरजिस कादिर को नवाब घोषित करके प्रशासन खुद संभाल लिया और समांतर सरकार की स्थापना कर दी। और लास्ट में सितंबर 1858 को कैंपवेल में गोरखा रेजिमेंट की सहायता से वह लखनऊ पर पुनः अधिकार प्राप्त कर लिया। किस रेजिमेंट की मदद से? गोरखा रेजिमेंट। फिर बाद में फिलहाल उन्हें फिर भागना पड़ा नेपाल के तरफ। ओके, अगला क्वेश्चन, परमहंस योगानंद गिरी जिन्होंने पश्चिम को योग के ज्ञान परिचित किया का जन्म डैश में हुआ? मतलब गोरखपुर में। तो परमहंस श्री योगानंद गिरी मुकुंदलाल घोष का जन्म 5 जनवरी 1893 गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुआ। और योगानंद जी 20वीं सदी के एक प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु, योगी तथा संत थे। इन्होंने पश्चिम में योग दर्शन शिक्षाओं के प्रसार के साथ साथ अपने अनुयायियों को क्रिया योग उद्देश्य दिया। पूरे विश्व में इसका प्रचार प्रसार किया गया। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1857 के विद्रोह में कानपुर के नेता नाना साहेब कौन थे? नाना साहेब। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मतलब इसी का एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या है। तो 1857 के विद्रोह में कानपुर के नेता नाना साहेब, जो कि वर्ष 1857 के भारतीय विद्रोह, जिसे प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, प्रथम क्या कहते हैं, हाँ, प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। और इस विद्रोह के विभिन्न राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, सैनिक और सामाजिक कारण बताए जाते हैं। क्या क्या है? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ प्रथम व्यापक विद्रोह था। और इस विद्रोह के कुछ भारतीय नेता, रानी लक्ष्मीबाई जो झांसी से थी, कुंवर सिंह बिहार से, बहादुर शाह दिल्ली से, नाना साहेब कानपुर से और बेगम हजरत महल लखनऊ से थे ये लोग। अगला क्वेश्चन, इखलाक खान का रोजा मकबरा उत्तर प्रदेश में कहाँ है? तो यह है बदायूं में। इखलाक खान का रोजा का यानी मकबरा कहाँ है? बदायूं में है। अगला क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इखलाक खान का रोजा मकबरा उत्तर प्रदेश बदायूं जिले में है। और नवाब इखलाक खान की बेगम ने अपने शौहर की याद में मकबरे का निर्माण करवाया, जिसे इखलाक खान के रोजा के नाम से जाना जाता है। और इस मकबरे का निर्माण 1094 हिजरी सन 1690 में करवाया गया। और मकबरे की लंबाई 152 फीट और चौड़ाई 150 फीट। अगला क्वेश्चन है, सारनाथ वह पवित्र स्थान है जहां भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया? तो वो कौन सा है? वाराणसी। सारनाथ वह पवित्र स्थान है जहां भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया। और ये सारनाथ बनारस के निकट है। महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के पश्चात अपने मत का प्रसार प्रारंभ किया। अरुवेला से सबसे पहले ऋषि पत्तन सारनाथ आए। यहाँ उन्होंने अपने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को पहला उपदेश दिया। तो और इस उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। तथा महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। इसके अलावा कहाँ दिए? तो कौशल में, वैशाली, कौशाम्बी में भी अपना उपदेश दिए। और इसके उपदेश की भाषा पाली थी। पाली लैंग्वेज में इन्होंने उपदेश दिया। और इनके प्रमुख अनुयायी कौन थे? तो ये बिंबिसार हो गए, प्रसेनजीत, उदयन ये थे। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश को पहले संयुक्त प्रांत के रूप से जाना जाता है। इसे किस वर्ष उत्तर प्रदेश का नाम दिया गया? तो 1950 में इसे उत्तर प्रदेश का नाम दिया गया। और ये 1 अप्रैल 1937 को ब्रिटिश शासन के द्वारा उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रांत आगरा अवध के रूप में स्थापित किया गया था। ब्रिटिश शासन काल में इसे संयुक्त प्रांत कहा जाता था, जिसे 24 नवंबर 1950 को बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया। और 9 नवंबर 2000 को इसी उत्तर प्रदेश से एक अलग राज्य बनाया गया, जिसका नाम उत्तराखंड हुआ।
और उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को काट कर बनाया गया उत्तराखंड। और उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। और इसके बाद से इतने क्वेश्चन हिस्ट्री के ये क्वेश्चन समाप्त होते हैं। आप अपनी तैयारी करते रहिए, रिवाइज करते रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।